दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आप लोगों की वैसे पिथौरागढ़ ज़िले का अगला भाग आना था, लेकिन वो किसी कारण से नहीं आ पाया, इसलिए आपका दिन खराब ना हो, कुछ ना कुछ आपको मिले या कोई डायरेक्शन वगैरह मिले, इसलिए मैं आपके लिए एक दूसरी वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो को देखना आप लोग, आपको कुछ ना कुछ यहाँ से फ़ायदा होगा और अपनी जो प्लानिंग है, जो स्ट्रेटजी है, उसको बनाने में ये मददगार सिद्ध होगा। ठीक है, देखिए अब हम लोग ये मान के चल रहे हैं, जैसे मतलब आयोग ने कहा है कि आपका इतने समय का क्या हो सकता है, इतने टाइम तक एग्ज़ाम हो सकता है, तो ये मान के चलिए कि लगभग हमारे पास 90 डेज बचे हैं। ठीक है, कितने 90। जब मैं लास्ट टाइम आपको वीडियो दी थी इस टाइप की, उस टाइम पे हमारे पास 110 दिन थे। ठीक है, और मैंने उसके बाद आप लोगों को बहुत से टॉपिक वगैरह होमवर्क करने को दिए, आपको बताया कि कैसे पढ़ो, क्या करना है। तो उसके बाद जो पिछले 20 दिनों में है, अगर आपने उसको फॉलो किया होगा तो आप खुद से पूछिए परीक्षा वाणी को सॉल्व करने में आपको कितनी आसानी हुई होगी, क्योंकि उसमें मैंने बहुत से टॉपिक आप लोगों के कवर कराए गए थे। ठीक है, मतलब कवर का मतलब जो आपको होमवर्क दिया था और आपको बताया था कि खुद से आपको उसको तैयार करना है। उसी क्रम में मैं आगे को आपको बताऊंगा कि हम लोग इस 90 डेज में, अब देखिए एग्ज़ाम हो भी सकता है उतने टाइम तक, नहीं भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम इतने दिन तो हैं ही हैं हमारे। मतलब कम से कम 90 डेज हमारे पास अभी हैं। हो सकता है कि 110 डेज चले जाएं, 120 चले जाएं, 100 चले जाएं, लेकिन 90 डेज तो मिनिमम हैं ही हैं। उससे ऊपर देखो आयोग कब तक एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। तो इतने दिनों में इस एग्ज़ाम को कैसे निकाला जाए, कैसे हम सफलता पाएँ, इस चीज़ को लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। ठीक है, किताबों के चयन की जहाँ तक बात है, मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को, चयन आप लोगों ने कैसे करना है, क्या करना है, वो बहुत बार मैंने आपको किताबों के बारे में बताया है कि आपको किस प्रकार से किताबों को पढ़ना है और क्या उसमें लेके रखना है अपने पास, कौन सा मटेरियल आपके पास होना चाहिए। किताबों का ढेर बना के पढ़ोगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम क्या होता है कि एक किताब को पढ़ने से अगर आप उसी किताब को 10-10 बार पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं होगा, तो 80% पोर्शन कवर कर लेता है वो। ठीक है, अब बाकी के 10% के लिए आप हज़ारों किताबें लेके आते हो तो उससे कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा। आप उलझे रहोगे, आप वहीं के वहीं फंसे रहोगे, किताबों के जो जाल है उसी में आप क्या हो जाओगे, फंस जाओगे। तो देखिए, सबसे बड़ी बात आप लोग को क्या करना है, कैसे इस चीज़ को क्रैक करना है। अब हम अगर 90 डेज हमारे पास बचे हैं तो ये एक हिसाब से इनफ है, यानी पर्याप्त तो होता है इतने दिन, क्योंकि 90 दिन यहाँ नहीं होते। अगर आप पर डे कम से कम 10 घंटे अध्ययन करते हैं तो 90 यानी 900 घंटे आपके लिए क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। इतने दिनों में तो एक अच्छा खासा एग्जाम निकल जाता है। यूपीएससी के जो प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं वो साल भर तो मेंस की करते हैं, लास्ट के 3 महीने वो टोटल किस में घुस जाते हैं, प्री एग्जाम में या प्रीलिम्स में घुस जाते हैं। वो इसीलिए क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे 90 डेज का क्या मतलब है। अब देखो समर का टाइम भी आ रहा है, दिन जो होंगे वो बढ़ते जाएंगे, तो आपके पास दिन के टाइम में बहुत ज़्यादा क्या मिल जाएगा, पढ़ने का समय मिल सकता है। तो ये मान के चलिए पहली चीज़ हमें ये सोचना है कि 90 डेज इनफ हैं या नहीं है। तो कंफर्म मान के चलिए कि 90 डेज बहुत होते हैं और आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि आप शुरू नहीं कर रहे हैं, आप आधे रास्ते तक पहुँच चुके हैं। यानी यदि आपसे कोई ये कहता कि 90 दिनों में एग्जाम निकल सकता है, पॉसिबल है या नहीं है, जो पहली बार तैयारी कर रहा होता है, जिसने कुछ पता ही नहीं, उसके लिए तो टफ हो जाता है, क्योंकि उसको 90 दिन तो समझने में लगते हैं। तो आप लोग तो आधे रास्ते तक पहुंच चुके हैं, इतनी चीज़ें आपको सीख ली हैं आपने, आप ये कर सकते हो। अब देखिए टाइम मैनेजमेंट की जहाँ तक बात आती है, समय को हम कैसे विभाजित करें, टाइम कैसे हम डिवाइड करें। देखो जो परीक्षा का पैटर्न है उसी के अकॉर्डिंग आप लोग टाइम भी क्या करोगे, डिवाइड करोगे। यानी आप जितने भी घंटे पढ़ते हो, जितना भी आपका अध्ययन का टाइम है, उसमें से आप क्या करोगे, जो उत्तराखंड और हिंदी का पोर्शन है इसको टोटल टाइम का 60% टाइम दोगे। यानी अगर आप कहीं पे भी 12 घंटे पढ़ते हैं, 13 घंटे पढ़ते हैं या 10 घंटे पढ़ते हैं, तो कम से कम 10 में से 6 घंटे आपको किसको देने हैं, उत्तराखंड और हिंदी को, क्योंकि ये पेपर में आना भी 60% इसी से है। और फिलहाल सबसे बड़ी बात देखो, लोग मुझसे ये पूछते हैं जैसे सर संधि के टॉपिक नहीं दिए हैं सिलेबस में, पढ़ें या ना पढ़ें। सर कोई दूसरा टॉपिक सिलेबस में नहीं दिया है, उससे क्वेश्चन आते हैं, पढ़ें ना पढ़ें। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, सबसे पहले सिलेबस पढ़िए। सिलेबस पढ़ने के बाद जो आपके पास टाइम बचेगा, क्योंकि आपको टारगेट तो पहले सिलेबस ही करना है, अंतिम समय में जब आपका समय बचता है उसके बाद आप हो सकता है लास्ट के 20 दिनों में संधि के जो बाकी के टॉपिक हैं वो कवर कर लो, वर्ल्ड हिस्ट्री लूसेंट से कंप्लीट कर लो। तो ये कब होता है, जो आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें होती है वो सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद होती हैं। अगर आपने सिलेबस पूरा ही मतलब पढ़ा ही नहीं है, सिलेबस के टॉपिक आपसे कवर हुए नहीं है, तो आउट ऑफ सिलेबस जाके क्या करोगे। पहला और अंतिम काम आपको क्या करना है, सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है। उस सिलेबस के बाद आपको आउट ऑफ सिलेबस जाके पढ़ना है। तो ये क्वेश्चन मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि सर संधि सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, मतलब जो व्यंजन और दूसरी संधि है
विसर्ग वो नहीं दी है, उसका हम क्या करें। तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, पहले सिलेबस के अंदर का स्वर संधि जैसे पढ़ोगे, वो जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आप क्या करोगे, आउट ऑफ सिलेबस की चीज़ें पढ़ोगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, उत्तराखंड और हिंदी को 60% टाइम देना है, बाकी का जीएस अभी बताता हूँ टाइम, कंप्यूटर और रीजनिंग, इसको लिए क्या करना है आपको 40% का टाइम देना है। यानी अगर आप 10 घंटे एक दिन का टोटल अध्ययन कर रहे हैं 10 आवर, तो इस 10 में से आपको क्या करना है, पहले वाले पार्ट को, किसको, और ये दूसरा पार्ट, पहले वाले पार्ट को आपने कितने देने हैं, 6 घंटे फर्स्ट वाले पार्ट को, और जो दूसरा वाला पार्ट है उसको कितने देने हैं, 4 घंटे। ये आपका क्या होगा, एक पढ़ने का एक शेड्यूल होगा, जितना आप कर सकते हैं जैसे आप करेंगे, और आपको मुझे पता है कि आप लोग कर सकते हैं और ये हो भी रहा है। अब आती है मेरा क्या रोल होगा, यानी मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, ये तो उम्मीद ही करता हूँ कि आप लोगों को फ़ायदा दे ही रहा होगा, क्योंकि आपने खुद अपने अंदर चेंजेस पा लिए होंगे, खुद आपको पढ़ने का तरीका आ गया होगा। आप अकेले नहीं हैं, आप हज़ारों लोगों को आप खुद गाइड कर सकते हैं, ये आप लोगों को खुद फील हो रहा होगा। जैसे मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ, अगर आप इसी प्रकार से अध्ययन करते हैं तो आप दूसरे लोगों को भी क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं पढ़ने के तरीके क्या होते हैं। दूसरी बात, मैं हमेशा से आपसे एक चीज़ कहूँगा, आप सफल अगर होते हैं तो ये आपको ही क्रेडिट जाएगा, किसी और को नहीं जाएगा, और अगर आप असफल होते हैं तब भी आपको ही क्रेडिट जाएगा, किसी और को नहीं जाएगा। यानी मैं पहले से कहता हूं, आप अगर सफल होते हैं तो आप कभी ये मत कहना कि हमने आपसे पढ़ा, आपकी वजह से ये हुआ, ये कुछ नहीं है, ठीक है। ये सब आपकी मिथ्या है, मतलब हम लोग सोचते हैं कि इसकी वजह से ये हो गया, उसकी वजह से हुआ, वो कुछ नहीं होता। आप सफल हैं अपनी वजह से, आप असफल हैं तो अपनी वजह से, ठीक है। क्योंकि मेहनत तो आपने करनी, एग्जाम तो आप दे रहे हैं। अब मैं यूट्यूब से कितना बताऊँ, आधे घंटे में क्या कर लूँगा, 24 आवर आपके पास है एक दिन की, आधे घंटे में वीडियो देता हूँ, इस आधे घंटे में कोई काया थुलम पलट रही है। आपकी सफलता का निर्धारण आप स्वयं करेंगे, इसके अलावा कोई नहीं करता, ठीक है। मैं कभी क्रेडिट नहीं लूँगा, ना मैं कभी लेता हूँ, ना कभी लूँगा, ठीक। देखिए, ये जो है ये आपके पढ़ने का क्या होगा, मतलब जो टाइम ड्यूरेशन होगा, आप इसको ऐसे डिवाइड करोगे कि मैक्सिमम पोर्शन इसको दोगे, उसके बाद इसको। अब आती है बात कि मैं क्या करूंगा। देखिए, मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है, आप लोग जैसे पूछते हैं मुझसे, सर जीएस का क्या करें, कैसे पढ़ें। देखो, सबसे पहले एक बार मेरा काम होगा जिला सीरीज को कंप्लीट होने का। ये मान के चलो कि जैसे जिला सीरीज कंप्लीट होती है, जिला सीरीज के अंदर क्या है, जैसे इस हफ्ते है पिथौरागढ़ कंप्लीट हो जाएगा, नेक्स्ट वीक 3 डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट होंगे, ये मैं गारंटी कह रहा हूं। चंपावत, बागेश्वर और हरिद्वार वो नेक्स्ट वीक कंप्लीट होंगे। उसके बाद सिर्फ आपके पास 3 डिस्ट्रिक्ट बचते हैं, जिसके अंदर नैनीताल, रुद्रप्रयाग और चमोली बचेगा। उसमें क्या होगा, उसके जो नेक्स्ट वीक आएगा, यानी 5 मार्च से पहले पहले के आसपास आपकी जिला सीरीज कंप्लीट कर दी जाएगी। जैसे ही जिला सीरीज कंप्लीट होगी तो उसके बाद आपका जो शेड्यूल होगा वो क्या होगा, हफ्ते में 2 दिन उत्तराखंड आएगी। कितनी आएगी, हफ्ते में 2 दिन उत्तराखंड, क्योंकि इसके बाद जो उत्तराखंड के आएंगे इंडिविजुअल टॉपिक आएंगे। इंडिविजुअल एक हिस्ट्री के कुछ टॉपिक बचे हैं, जैसे मैंने आपको पहला टॉपिक नहीं पढ़ा रखा है, आध्याय ऐतिहासिक उत्तराखंड वाला, जहां आपको ये लाखा मंडल वगैरह सब चीज़ सुनने को मिलते हैं। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन नहीं पढ़ा है, तो ये क्या होंगे, इंडिविजुअल टॉपिक आएगा। जैसे कभी उत्तराखंड राज्य निर्माण पढ़ा दिया, कभी उत्तराखंड जनजाति पढ़ाया, कभी उत्तराखंड का परिवहन तंत्र, कभी उत्तराखंड की जलवायु, कभी उत्तराखंड की वनस्पतियाँ, कभी उत्तराखंड के आंदोलन। ये क्या होते हैं, 2-2 टॉपिक, एक दिन का एक टॉपिक कंप्लीट होगा, तो बहुत ज़्यादा इसमें फिर टाइम नहीं लगेगा। उसके लिए थोड़ा सा एडवांस लेवल की उत्तराखंड जो पेपरों में दिखती है आपको, वो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। उत्तराखंड की 2 क्लासेस के साथ हिंदी की 2 क्लासेस आपको हर हफ्ते में मिलेगी, ये मेरा रोल होगा, ठीक है, आपके लिए। और उसके बाद जीएस की आपको क्या मिलेंगी, 2 क्लासेस। ये कब का शेड्यूल है, आफ्टर 5 मार्च, यानी 5 मार्च के बाद आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। 5 मार्च का उत्तराखंड की 2 क्लासेस, हिंदी की 2 क्लासेस और जीएस की 2 क्लासेस। जब ये दो, अब आप जानते हैं हिंदी की 2 क्लासेस का मतलब क्या होता है, बहुत चीज़ें कवर हो जाती है। हिंदी विलोम शब्द खुद पढ़ोगे, पर्यायवाची खुद पढ़ना है, तत्सम तद्भव का खुद करना है, वो मैं आइडिया दे दूंगा क्या क्या पूछा जा सकता है, कैसे और किस सोर्स से आप पढ़ोगे, वो मैं आपको बता दूंगा। कुछ समय बाद क्या होगा, ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कि आप इसको मान के चलिए, हो सकता है इसमें 1 महीने का टाइम लगे, यानी 5 मार्च से 5 अप्रैल तक का इसमें कुछ समय लग सकता है। तो जैसे ही ये पोर्शन कंप्लीट होगा हिंदी वाला, उसी दौरान ये भी बहुत आगे तक पहुंच चुका होगा। यानी ये पोर्शन कंप्लीट होगा, ये भी बहुत आगे उस दौरान पहुंच चुका होगा। जो हिंदी की क्लासेज होंगी उसकी जगह पे रीजनिंग प्लस कंप्यूटर की आपको कुछ क्लासेस देखने को मिलेंगी। और रीजनिंग और कंप्यूटर की आपको कैसी क्लासेस मिलेंगी, जो मुझे पता है कि वो इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए हो सकता है और आपसे घर पे वो नहीं बन रहा होगा। अब रीजनिंग की अगला नंबर कौन सा आएगा, ये तो आपको खुद करना है, ये तो खुद ही सेंस होता है। ब्लड रिलेशन वगैरह ये खुद ही करने होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं रीजनिंग की, नाम ही तर्क शक्ति है, आप अपने तर्क के अनुसार उसका आंसर देंगे।
तो ये जो क्लासेज हैं यहाँ से शुरू हो जाएंगी इसके जगह पे। उत्तराखंड इस दौरान बहुत चीज़ें कवर हो चुकी होंगी, तो उत्तराखंड के नंबर ऑफ क्लासेज है वो 2 की जगह कितना हो जाएगा, 1 क्लास हो जाएगा। और जो जीएस के नंबर ऑफ क्लासेज हैं तो यहाँ पे कितनी होंगी, 2 क्लासेज, ये हो जाएंगी उसके बाद 3 क्लासेज, और ये वाला कितना हो जाएगा, 1 क्लासेज। तो हम लोग इस प्रकार से इसको चलेंगे, ये मानते हुए कि मई लास्ट में आपका एग्जाम हो सकता है। अब होगा नहीं होगा, कितनी प्रिपरेशन आयोग के द्वारा की गई है, कितने फॉर्म वहाँ पे हैं, कैसे सेंटर को मैनेज किया जाएगा, क्योंकि उसी दौरान बोर्ड एग्जाम भी होने वाले हैं। तो हर चीज़ देखिएगा, हर चीज़ के बाद डिसीजन लिया जाएगा कि हो सकता है या नहीं हो सकता है। लेकिन हम लोग ये मान के चलते हैं कि मई के आसपास आपका एग्जाम होगा, तो हम लोगों का, मेरा जो रोल होगा वो इस प्रकार से आप लोगों के साथ आगे को बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए जो सबसे बड़ी बात आती है कि टाइम को कैसे मैनेज करें, टाइम टेबल क्या हो आप लोगों का। मैंने जो मैं आप लोगों के लिए टाइम टेबल बना रहा हूँ आगे 90 डेज के लिए, वो देख लीजिए आपको क्या करना है। टाइम टेबल ये होगा आपके 90 दिनों का, 90 डेज। इसमें कभी कभी क्या हो सकता है, चेंजेस आ सकते हैं, जैसे ही मैं पढ़ाने का पैटर्न चेंज करूंगा। यानी आप लोगों के लिए जो पढ़ने का तरीका होगा वो मैं बदल भी सकता हूं। कब, जब यहाँ से उत्तराखंड जिला सीरीज कंप्लीट होगी, उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। मॉर्निंग में ये मानते हुए हर कोई 6 बजे उठ जाता होगा, तो 6 से 8 बजे तक सबसे पहले आप लोग हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी के अंदर क्या करना है, सिलेबस को पढ़ना ही पढ़ना है, और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसकी डेली प्रैक्टिस करनी है। जैसे संधि को आपको डेली देखना है, ये आप लोग निश्चित मान के चलना कि संधि वाला चैप्टर डेली देखोगे। ओवर कॉन्फिडेंट मत रहना संधि वाले चैप्टर में, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, आपको लगेगा संधि कर लेंगे, अगर वो ही गलत हो गया तो 20 में से तो आप वैसे 19 हो गए। मैं ये कह रहा हूं जो कंफर्म क्वेश्चन है वो आंसर आपका सही होना चाहिए किसी भी केस में। और ये कब पॉसिबल है, जब आप चीज़ों की डेली प्रैक्टिस करते हैं। बनाना सीखिए, कैसे उसको बनाया जाता है, उसके लिए मैंने वीडियो बनाई थी बाकायदा, मैंने बहुत अच्छे से आपको स्वर संधि समझाई थी। जिसने वो पढ़ी होगी स्वर संधि के 5 पार्ट, क्योंकि सिलेबस में उसने सिर्फ स्वर संधि दी थी, वो इजीली उसको कर पा रहा होगा। देखना इसमें क्या है, कुछ टॉपिक आपके डेली देखने, तो डेली देखने वाले टॉपिक लिख लीजिए। एक संधि, दूसरा विलोम, और तीसरा पर्यायवाची। पर्यायवाची ये टॉपिक क्या है आपके डेली देखने वाले। आप इसमें क्या करोगे, और एक टॉपिक लिख लीजिए तत्सम तद्भव। क्या लिखेंगे यहां, तत्सम और तद्भव। इसका इस 2 घंटे के अंदर पहले के 1 घंटे आपको डेली ये करना है। यानी इस 2 घंटे को अगर आप डिवाइड करोगे तो फर्स्ट आवर इसको यही करना है आपको 1 घंटा। भले ही आप 15 मिनट संधि प्रैक्टिस कीजिए, 10 मिनट आप विलोम पढ़ लिए, कुछ नए नए शब्द सीखिए, और सिर्फ वो शब्द सीखना है जो आपने सुना ही नहीं, जिसका आपकी मीनिंग पता नहीं। अब आपको आकाश का पृथ्वी, पृथ्वी का ये आग का जल, जल का पानी, इस टाइप के नहीं पढ़ने। आपको तो खुद सेंस लग जाएगा कि यार ये क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा और ये ऑप्शन दिखेगा, क्या मैं उसको टिक कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। ये मानते हुए कि उसको वहां किया जा सकता है, उसको छोड़ देना। हाँ, कोई नया शब्द मिल गया, किसी की मीनिंग नहीं मिल गई, तो उसको आपको डेली प्रैक्टिस करनी हो सके तो 3-4 पेज का विलोम शब्दों का एक ऐसा सेट बनाओ जो आपने नहीं सुना है, और जो सुना है उसको मत लिखो। ठीक है, सेम चीज पर्यायवाची में। उसके बाद बाकी का 1 घंटा आपको कुछ ना कुछ डेली सीखना है। जैसे कभी वो पढ़ लीजिए आप जो स्टार्टिंग का वर्ण व्यवस्था वाला, कभी उसके बाद संज्ञा सर्वनाम कर लीजिए। इसी प्रकार से आपको चलना है, और हिंदी साहित्य कभी रिवाइज कीजिए। बाकी जो टॉपिक है वो मैं तो कराऊंगा ही कराऊंगा। 5 मार्च तक का वेट कीजिए, आपका सारे टॉपिक आपके कवर किए जाएंगे। ठीक है, जैसे परसों एक फॉरेस्ट गार्ड में कोई वर्ड आया था, इसमें पूछा गया था एक अक्षर वाला कौन सा है। बहुत लोगों ने मुझसे मैसेज किया, सर ये बता दो। वो आपकी गलती है, आप लोग नहीं पढ़ते हैं। अक्षर तो उसने टॉपिक में दिया ही हुआ है, उसने सिलेबस में अक्षर टॉपिक दिए हैं। जिस दिन मैं अक्षर वाला पढ़ाऊंगा उस दिन वो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो 1 घंटा जैसे आप हिंदी पढ़ोगे, उसके बाद 6 से 8 करने के बाद सभी का ब्रेकफास्ट वगैरह का टाइम होता है। आप लोग क्या करेंगे, 10 से 1 बजे तक उत्तराखंड पढ़ेंगे। ये किसके लिए है, ये जनरली उन लोगों के लिए है जिसके पास इनफ टाइम है, जो घर पे रह के तैयारी कर रहा, उन लोगों के लिए। ठीक है, अभी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं उनके लिए नहीं है। तो 10 से 1 बजे तक क्या करोगे, उत्तराखंड का टॉपिक पढ़ोगे। और उत्तराखंड में क्या करना है, जैसे आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, वो वीडियो उसी दिन कंप्लीट, जैसे पढ़ते पढ़ते क्या होना चाहिए, वो लर्न भी होना चाहिए, उसी टाइम इसको कवर कर लेना। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, उत्तराखंड, और मेन सोर्सेज क्या होंगे इसके, हमेशा से कहता हूँ परीक्षावाणी प्लस उत्तराखंड हिस्ट्री की कोई एक बुक, यूके हिस्ट्री
कि कोई भी एक बुक, ठीक है, चाहे मेरी वीडियो से देखो या किसी भी बुक से देखो, एक बुक देखते हैं, चाहे अजय रावत जी की देख लीजिए, यशवंत कटोच जी की, कोई भी अगर आपके पास उत्तराखंड हिस्ट्री की एक बुक है और उत्तराखंड परीक्षावाणी, ये दो सोर्सेज आपको बहुत अच्छे मार्क्स दे देते हैं। 30 नंबर, 32 नंबर, 28 नंबर ये पहुंचा देंगे। बहुत होता है उतना, 40 में से 40 कोई नहीं लेके आएगा। तो ये आपका क्या होता है उत्तराखंड हिस्ट्री का। उसके बाद आपको क्या आता है 3 से 5, इस पोर्शन को आप दोगे जीएस के अंदर। जीएस क्या करना है, जिसने जीएस लूसेंट पढ़ ली है, कंप्लीट कर ली है, जिसने नहीं की है वो तो जीएस लूसेंट से पढ़ेगा, जिसने नहीं कर ली है या जो कर चुका है उसको एनसीईआरटी की मैं सलाह दूंगा। आपके पास अभी 90 डेज हैं, बहुत होते हैं, एनसीईआरटी पढ़ लो। बस ये दो सोर्सेज हैं आपके, तो आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। लूसेंट जीएस पढ़ लो, इसके साथ अगर आपके पास ये कंप्लीट है तो आप इसकी एनसीईआरटी पढ़ लो, और बहुत होते हैं 90 डेज आपके जीएस पढ़ने का ये तरीका होगा। यानी एनसीईआरटी प्लस उत्तराखंड हिस्ट्री और परीक्षावाणी, ये आपका 3 से 5 बजे तक। अब आता है नाइट का टाइम। नाइट में क्या करोगे, 2 घंटे कभी भी आप निकालो। रीजनिंग और कंप्यूटर, डेली क्या है, रीजनिंग प्लस कंप्यूटर। रीजनिंग के जो भी टॉपिक सिलेबस में दिए हैं, कैलेंडर दिया है, घड़ी दिया है, पासा दिया है, जो भी दिया है, जितना आपको आ पा रहा है उतना आप लोग कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, माइंड को खोले रखिए। और कंप्यूटर के लिए मैंने लूसेंट कंप्यूटर की बुक बताई थी, उससे आप कभी फुल फॉर्म पढ़ लीजिए। कोई भी तरीके से आपको ये करना है, तो 2 घंटे आपको ये करना है। जब आप नाइट में अगर इसको कंप्लीट करने के बाद अगर आप 9 बजे फ्री होते हैं, यानी इस टोटल सिलेबस टेबल से अगर 9 बजे फ्री होते हैं, तो उसके बाद 1 घंटा 1.5 घंटा पूरे दिन का जो भी आपने पढ़ रखा है इसको क्या कर लीजिए, रिवाइज आपको करना होगा। ठीक है, देखिए तो 9 से क्या करना है आपको, 9 बजे तो ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को क्या करना होगा, ये सब चीजें इसको जो भी दिन में आप लोगों ने पढ़ी है उसको रिवाइज आप लोग एक बार कर देना। ठीक है, ये आपका क्या रहेगा, टाइम टेबल रहेगा। अब आता है दूसरा उन लोगों के लिए जिसके पास इनफ टाइम नहीं है, जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, जो टाइम नहीं निकाल पा रहे। देखिए आप लोगों को स्मार्ट वर्क करना है, आपको बहुत किताबें नहीं पढ़नी है। आप उत्तराखंड हिस्ट्री की बुक छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए मैंने जो वीडियोस बनाई हैं उसको आप कवर कर लेना, मान के चलो लगभग कंप्लीट आपकी उत्तराखंड हिस्ट्री हो जाएगी। तो आप लोग कभी भी पढ़ लीजिए परीक्षावाणी। ठीक, दूसरा आप लूसेंट की पढ़ लीजिए अगर आपके पास एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं होता, या एनसीईआरटी पढ़िए, इनमें से एक ही किताब पढ़िए आप, बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, या परीक्षावाणी पढ़ लीजिए, या लूसेंट या एनसीईआरटी जीएस पढ़ लीजिए। कंप्यूटर की आप लूसेंट कंप्यूटर पढ़ लेना, कंप्यूटर पढ़ लेना लूसेंट का। ठीक है, और ये जो पूरा सिलेबस होगा, और हिंदी लूसेंट से ही पढ़नी है, साथ साथ ही जो मेरी वीडियो जाएंगे उसको कर लेना। अब मैं समझ रहा हूँ आपके पास दिन में टाइम नहीं होगा, तो मॉर्निंग में क्या करना है, हिंदी आपके लिए भी कंपलसरी है। मॉर्निंग में हिंदी का टाइम मॉर्निंग में निकाल दीजिए। दिन के टाइम आप बिजी रहेंगे, ऑफिस में हो सकता है तो कोई अपना जो नोट्स बनाते हैं उसको लेके जाइए, उसको ऐसी हवा में जैसी टाइम मिलता है उसको देख लीजिए। और नाइट के टाइम पे आप उत्तराखंड वगैरह करेंगे। ठीक है, नाइट में जब भी आपको, क्योंकि हर किसी का अपना अपना क्या होता है, टाइम होता है। ये तो आप लोगों का क्या था, एक प्रकार का टाइम टेबल। अगली चीज आपको मैं बताऊंगा, वो लोग आप देखिए। बात आती है आप लोगों के किस चीज़ की, जो आप लोग कहते हैं, बहुत मैसेज वगैरह आते हैं, सर नया पढ़ रहे हैं पुराना भूल जा रहे हैं, सर कर नहीं पा रहे, कैसे होगा, रिवाइज का टाइम नहीं मिलता है, जो नया पढ़ते हैं पुराना पुराना दिमाग से घुस जा रहा है। ये वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं। देखिए, जो पुराना भूलने वाला सवाल है उसके लिए आपको इतना पैनिक लेने की जरूरत ही नहीं है। आप कब भूल रहे होंगे, जब आपसे सामने वाला डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा और आपको बिना ऑप्शन के, कौन कह रहा है कि बिना ऑप्शन के उसको याद करो, आप उससे ऑप्शन मांगो। पेपर में तो 4 ऑप्शन आने वाले हैं, जितना आपके दिमाग में डायरेक्ट सेट होता है वो तो ठीक है, बाकी आपको ऑप्शन से एक मतलब तरीका बनाओ कि यार ये क्वेश्चन तो ऑप्शन से पूछा जाएगा। ऑप्शन मतलब उसी के आसपास अगर लगातार आते हैं तो वो कहाँ पे आते हैं, जो ईयर वाले क्वेश्चन होते हैं। ईयर के अलावा तो आपका पता ही, आपको ऑप्शन पता होगा तो आप उसको कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। जो उत्तराखंड का जिला सीरीज है, ये आपने अगर करोगे, इसको अगर आप तैयार करोगे, ये उत्तराखंड में बहुत बढ़िया मार्क्स देगा। इसके बाद मैं जब जीएस में पढ़ाऊंगा, जीएस में मैं आपको भारत का जब भूगोल पढ़ाऊंगा, सेम पैटर्न पे पढ़ाऊंगा। और मुझे पता है कि भूगोल में क्वेश्चन यही आते हैं, भूगोल में प्राकृतिक भूगोल आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। तो जब मैं भूगोल की क्लासेस दूंगा, 10 से 15 क्लासेस आप मान के चलिए, 15 से 20 क्लासेस मैक्सिमम भूगोल की होंगी, 15 क्लासेस समझ के चलिए, तो उसमें
कैसे तैयारी करोगे, कैसे इसी पैटर्न पे हम लोग तैयारी करेंगे, वो आप लोग देखना, ठीक है। अब जो बात आती है सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, सर याद नहीं हो रहा, सर नया पढ़ रहे हैं पुराना भूल जा रहे हैं, सर आपकी वीडियो से हेल्प तो होती है लेकिन हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, भूल जा रहे हैं। उसके लिए एक ही तरीका ये है, चीज़ों को रिवाइज कीजिए। अगर आप रिवाइज करेंगे तो आपको तो 4 ऑप्शन से मतलब वहाँ पे आंसर करना है। कौन सा आपको डायरेक्ट इंटरव्यू में बैठा के आपसे वन लाइनर पूछे जा रहे हैं, आपसे नहीं आपको लिखना है वहाँ पे, नहीं आपको वहाँ पे कोई मौखिक आंसर देना है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, जो ऑप्शन आपको दिए जाते हैं उसके आधार पर आपको क्या करना है, उसके आंसर तय करने। तो इस बात के लिए टेंशन मत लीजिए कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, आप लोगों का सब कुछ सही हो जाएगा अगर आप घर पे निरंतर मेहनत कर रहे हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। ये तो कॉन्फिडेंस की बात। दूसरा क्वेश्चन बहुत लोगों ने मुझसे पूछा है, सर ईयर याद नहीं होते हैं कि इसको क्या करें, ये ईयर वाला जो फंडा है ये कैसे करें। मैंने लास्ट टाइम संडे क्विज में, आज अभी मैं संडे क्विज का टॉपिक भी दूंगा, ठीक है। जो बहुत अभी मैं कमेंट वगैरह पढ़ रहा था तो उसमें किसी ने लिखा था कि सर संडे क्विज का टॉपिक क्या है, वो मैं आपको बता दूंगा। वैसे मैंने संडे के वीडियो में बताया भी था। देखिए जो ईयर है, ईयर याद करने का फंडा क्या है, मैं हमेशा ये कह रहा था, उस दिन भी मैंने आप लोगों से कहा ईयर आपको ऐसे याद नहीं करने। ईयर का क्या होगा, उस ईयर की घटना को याद करना है। यानी जो आप ईयर याद करते हैं उस ईयर के बजाय उस चीज को देखो कि उस ईयर में हुआ क्या था। अगर आपको ये लगता है कि वो घटना इंपॉर्टेंट है तब जाके ईयर इंपॉर्टेंट होता है, ना कि ईयर की वजह से घटना। देखो कैसे, एक ईयर था 1920, एक ईयर था 1928, एक ईयर था 1905, एक ईयर था 1885, एक ईयर था 1930, एक है 1942, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल हो गया। एक हो गया 1857 और एक हो गया आपका क्या, कोई और लिख लीजिए, जैसे इतने लिख लीजिए। ये जो मैंने ईयर लिखे हैं, अब ये इस ईयर में तो आपको खुद जानते हैं, आप ये याद क्यों करते हैं हम लोग। आपने कभी याद किया 1885, 1905, 1920, आपको ये क्यों याद करने पड़ रहे हैं। आपको ये पता है कि इन ईयर में कोई ना कोई खास इंसिडेंट हुआ था जिसने इन ईयर को क्या कर दिया, इंपोर्टेंट बना दिए है। हमने इसके अंदर का इंसिडेंट देखना है कि यहाँ क्या घटना घटित हुई थी जिसकी वजह से ये ईयर इंपोर्टेंट हो गया, ना कि इस ईयर को देखना है जिसकी वजह से घटना इंपोर्टेंट हुई है, ठीक है। मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूं, आपको ये देखना है, ये नहीं देखना है, सॉरी, ये चीजें नहीं देख रही, यहां देखना है ये क्या हुआ था। यहां अगर चीजें इंपॉर्टेंट होगी, इसके कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए तो आपके दिमाग में ईयर बस जाएगा। 1905 में तो हजारों चीजें हुई, कितनी चीजें हुई होगी। हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें बंगाल का विभाजन हुआ था। यानी 1905 में जो बंगाल था उसको 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था, इसीलिए इसको क्या बोला गया, इंपोर्टेंट सन बोला गया। यानी ये 1905 क्यों इंपोर्टेंट है, बंगाल विभाजन की वजह से। 1920 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ईयर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें असहयोग आंदोलन हुआ था, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट हुआ था। असहयोग जिसको कहते हैं, नॉन कॉर्पोरेट मूवमेंट जिसको कहते हैं आप लोग, यानी असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। इस आंदोलन की वजह से ये सन इंपोर्टेंट हो जाता है। ये क्यों इंपोर्टेंट हुआ था, क्योंकि इसमें साइमन कमीशन भारत आया था। एक कमीशन भेजा था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत की संवैधानिक स्थिति की जांच के लिए, जिसका नाम साइमन कमीशन था, और 7 सदस्य थे, उसमें सभी विदेशी थे। इसी वजह से ये सन क्या हो गया, इंपोर्टेंट हो गया। 1942 क्यों इंपोर्टेंट था, क्योंकि गांधी जी और बड़े बड़े राष्ट्र जो यहाँ पे क्या कहते हैं आंदोलनकारी थे, उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया था, यानी भारत छोड़ो आंदोलन चलवाया था ब्रिटिश को यहाँ से भगाने के लिए, जिसकी वजह से ये सन अपने आप में इंपोर्टेंट हो गया था। क्यों हुआ था, क्योंकि यहाँ भारत छोड़ो आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन। ये क्यों इंपोर्टेंट हुआ, क्योंकि इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था, यानी सरकार की आदेशों की अवहेलना करनी थी, सरकार के आदेशों को नहीं मानना था। इसी वजह से ये क्या हो गया था, इंपोर्टेंट, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये सन क्यों इंपोर्टेंट हुआ था, क्योंकि इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, जिसने पूरे देश में राष्ट्रवादी आंदोलन चलाया था, जिसने अंग्रेजों को यहां से भगाने के लिए एक प्रकार का बड़ा मूवमेंट चलाया था। इसी वजह से 1885 इंपोर्टेंट हुआ, क्योंकि इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और 1857 क्यों हुआ था, क्योंकि इसमें भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम जिसको कहते हैं 1857 की जो क्रांति हुई थी, यानी इसकी वजह से, यानी पहला स्वतंत्रता संग्राम,
1857 की क्रांति संग्राम। इस वजह से ये क्या होते हैं, ईयर इंपोर्टेंट होते हैं, ना कि ईयर इंपोर्टेंट होते हैं तब घटना आती है। तो हमेशा याद रखना ये पीछे हुआ क्या है, इस चीज को पकड़ो, ये नब्ज है इसकी। और मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर ही आपको सर्वाधिक ईयर देखने को मिलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट इस प्रकार से पढ़ना है कि घटना क्या हुई थी, उससे फायदा क्या हुआ, बंगाल विभाजन क्यों हुआ था, किसके समय हुआ था, क्या कारण थे, अपने आप ये इंपोर्टेंट हो गया। असहयोग आंदोलन क्या था, किसने चलाया था, इसी के कारण ये इंपोर्टेंट। साइमन कमीशन कौन था, क्यों भारत आया था, इसी के कारण ये इंपोर्टेंट। तो ऐसे आपको ईयर पढ़ना है। अब दोबारा क्वेश्चन में से ये मत करना सर ईयर याद नहीं हो रहे, ईयर कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो ईयर का कॉन्सेप्ट आपका ये रहा। अब देखिए, जो जिसने लूसेंट हिंदी पढ़ ली है, लूसेंट जीएस पढ़ लिए, लूसेंट हिंदी वाले ध्यान सुनना। अगर आपके पास एनसीईआरटी लूसेंट व्याकरण एनसीईआरटी हिंदी व्याकरण है, आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि एनसीईआरटी की क्या पढ़ें, आप हिंदी व्याकरण की किताबों को पढ़ेंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग चलेंगे। जो संडे लाइव क्विज का जो टॉपिक है वो मैंने आपको दिया हुआ है, संडे लाइव क्विज में ही मैंने दिया था। वो अभी मुझे पूरा ध्यान नहीं आ पा रहा है कि वो मैंने दिया क्या था। उसमें से एक टॉपिक तो मुझे याद है, उसमें भारत के भूगोल के अंदर भारत का नदी तंत्र था, यानी जो भारत का भूगोल है उसके अंदर भारत की नदियों वाला टॉपिक मैंने आपको दिया था, जितना मुझे याद है। दूसरा टॉपिक जो भी था वो संडे लाइव क्विज का टॉपिक आप देखना, उसमें कहीं ना कहीं मेंशन किया होगा, या जो इस वीडियो को देख रहा है जिसको याद है कि मैंने संडे लाइव क्विज का टॉपिक क्या दिया है, वो मुझे कमेंट करके या टेलीग्राम पे मैसेज कर देना। मैं उसको आज क्या कर दूंगा, कम्युनिटी टैब में पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग इस प्रकार से पढ़ेंगे। जीएस वाले सेशन में थोड़ा सा धैर्य रखो, एक बार जिला सीरीज कंप्लीट होने दो, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जीएस की एनसीईआरटी आधार पे क्लासेस चलाएंगे। और उसी को जैसे एंशियन इंडिया पढ़ा रहा था मैं, मौर्य काल तक हम लोग पहुंच रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, सिर्फ वही बताऊंगा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा। वहाँ बहुत कॉन्सेप्ट नहीं, बहुत डिटेल से नहीं, वो अलग प्ले लिस्ट में एक फोल्डर बनेगा जिसका नाम ही होगा UKSSC GS, ठीक है। सिर्फ GS पढ़ाई जाएगी उसमें, और आपके एग्जाम के हिसाब से डिटेल से मैं उसको बाद में कभी आपको पढ़ाऊंगा, ठीक। फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ अगले सेशन में। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आई होंगी, मेरी बातें आपके जहन में घुसी होंगी, इसी प्रकार से आप लोग काम करेंगे। फिर मिलता हूं आपके साथ पिथौरागढ़ के अगले भाग के साथ, तब तक ध्यान रखिए, थैंक यू।